Hello students, today we will complete the second chapter of Hornbill. We are not afraid to die if we can all be together. Written by Gordon Cook and Alan East. So this is the second part of this chapter. In the first part we had read that the voyagers completed their journey from Plymouth in England to Cape Town peacefully. But when they were heading towards Australia, on the way, the voyagers started facing enormous waves, and the wave walker, which was their boat, was filled with water. Around here, it was filled with water, there was thunder, and their situation was desperate. They were having water with each waves, and their boat was filled with water. They struggled hard to pump out the water from the ship. Now, let us move on with the story. By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us. Sufficiently means इनफ अंडर कंट्रोल, कि वो पंपिंग किए जा रहे थे, वाटर को पंप आउट करने के लिए वो कोशिशें कर रहे थे, तो पंप्स ने इतना अंडर कंट्रोल कर दिया था फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, कि ताकि हम रोटेशन मीन्स अल्टरनेटली हम 2 घंटे का रेस्ट जो था ले सकते थे. मीन्स एक व्यक्ति को 2 घंटे का रेस्ट मिल जाता था. बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक. लेकिन अभी भी एक बहुत ज़्यादा लीक था. ट्रेमेंडस का मतलब बहुत ज़्यादा लीक हो रहा था. लीक मीन्स पानी आ रहा था समवेयर बिलो द वाटर लाइन, और कहीं पानी का जो लेवल था उसके नीचे कहीं पर पानी काफ़ी आ रहा था. ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम्स. और जब मैंने चेक किया तो मैंने पाया कि बोट के जो मेन रिब फ्रेम्स थे, मेन रिब्स मीन्स जो उसका ढांचा था, उसके जो फ्रेम्स थे वर स्मैश्ड डाउन टू द कील. कील होता है कि एक बड़ा सा बीम, जो मेन बीम होता है वो जो उसके फ्रंट पार्ट से बो से लेकर उसके स्टर्न पार्ट तक जाता है, तो ये मेन बीम होता है. तो ये जो कील था वहाँ तक जो बीच में फ्रेम्स बने थे वो सारे स्मैश हो गए. स्मैश मीन्स दे वर ब्रोकन. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard. और वास्तव में देखें तो starboard जो साइड थी, हल होता है जो उसका पार्ट होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं हल, जो ज़्यादातर वुड से बनी होती है. तो स्टारबोर्ड जो राइट साइड का जो उसका सेक्शन था वो पूरा का पूरा उसको होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं था. मीन्स वो जो है वो सारे के सारे जो बोर्ड्स थे वो टूटे हुए थे, एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस. बजाय के वहाँ पर कुछ कबर्ड बनी होंगी, अलमारी के पार्टीशंस होंगे, वो लटके हुए थे. उनके अलावा कुछ भी उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं था. मीन्स उनकी जो वेव वॉकर बोट थी वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी. We had survived for 15 hours since the wave hit. कि हम सर्वाइव कर चुके थे. सर्वाइव मीन्स संघर्ष करके जिंदा थे फॉर 15 hours, 15 घंटे से. सिंस द वेव हिट, जब से वो पहली वेव टकराई थी जो इनॉर्मस वेव्स थी. बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर. लेकिन वेव वॉकर जो था वो लॉन्ग इनफ, ज़्यादा लंबा होल्ड टुगेदर मीन्स चलने वाला नहीं था फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. ये हम जान गए थे कि ऑस्ट्रेलिया तक वो पहुंचने वाला तो नहीं था जहाँ उन्हें रेस्ट करना था. आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड. मैंने अपने चार्ट्स वगैरह को चेक किया और कैलकुलेट किया दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स, कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से पहले 2 छोटे आइलैंड्स थे, टापू थे, अ फ्यू 100 kilometers टू द ईस्ट की तरफ. केप टाउन से जहाँ वो थे उस पोजीशन से ईस्ट की तरफ कुछ 100 किलोमीटर पर ईस्ट की तरफ कुछ आइलैंड्स थे. वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम. उनमें से एक जो आइलैंड था वो था छोटा सा आइलैंड था आइल एम्स्टर्डम नाम का. वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस.
और वो फ्रांस का साइंटिफिक बेस था, उन्होंने साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए उसको अपना बेस बनाया हुआ था, तो फ्रांस के कंट्रोल में था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, कि हमारी एक ही आस थी कि इन पिन प्रिक्स तक पहुंचना। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इसलिए दी गई है ताकि हमें पता चले किस तरीके से वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इस चीज़ को, कि उस वास्ट ओशन में, बड़े से सागर में, इन पिन प्रिक्स तक पहुंचना। पिन प्रिक्स का मतलब होता है स्मॉल होल्स और पॉइंट्स, बहुत छोटे जो पॉइंट्स थे, मीन्स वो आइलैंड ढूंढना ऐसा था, इतने बड़े ओशन के अंदर पिन प्रिक्स ढूंढना, छोटे छोटे पिन्स के निशान ढूंढना, पॉइंट्स ढूंढना। बट अनलेस द विंड एंड द सीज अबेटेड, लेकिन जब तक कि विंड और सी मतलब हवा और समुद्र जो था वो सीज नहीं हो जाते, वो रुक नहीं जाते। सो वी कुड होएस्ट सेल, ताकि हम सेल को होएस्ट कर सकते थे, फहरा सकते थे, लगा सकते थे। और चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, तो भी हमारे जो चांसेस थे, हमें लग रहा था हमारा जो चांस था वो बहुत ही स्लिम थे। स्लिम मतलब बहुत कम थे, वेरी लो। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और वो जो ग्रेट वेव आई थी उसकी वजह से जो हमारा ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा जो इंजन था वो आउट ऑफ एक्शन हो गया था। आउट ऑफ एक्शन मीन्स उसने काम करना बंद कर दिया था। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, ये 36 घंटे जब हमें लगातार कंटिन्यूसली पंप करते हुए हो चुके थे, पंप मीन्स पंप आउट द वाटर, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, तब हम धीरे धीरे करके पानी के आखिरी सेंटीमीटर्स तक पहुंच गए थे। मीन्स मोस्टली पानी जो था हम निकाल चुके थे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, अब बस इतना बचा था कि हमें जो अभी भी स्टिल कमिंग इन, अभी भी जो पानी आ रहा था अंदर वेव्स के साथ, क्योंकि वो डैमेज हो गया था वेव वॉकर, उसके साथ पेस बनाए रखना था। मीन्स जितना पानी उसमें आ रहा था बस हमें अब वो निकालना था, जो नया पानी आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल, हम कोई सेल को सेट नहीं कर सकते थे, हम उस पर पाल नहीं लगा सकते थे, कोई भी सेल नहीं लगा सकते थे ऑन द मेन मास्ट, कि जो हमारा मेन मास्ट था। मास्ट आपको पता है जो मेन पोल होता है, जो सेंटर में लगाया जाता है, सबसे ऊंचा जो पोल होता है किसी भी शिप यॉट के ऊपर। और क्यों नहीं लगा सकते थे? प्रेशर ऑन रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, क्योंकि अगर रिगिंग के ऊपर प्रेशर पड़ा, रिगिंग मीन्स जो रोप्स वगैरह कसने के लिए लगाई हुई हैं, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हल का जो डैमेज सेक्शन था, हल मीन्स जो उसका ढांचा था, साइड का जो पार्ट्स थे, उसके डैमेज सेक्शन को पुल कर देगा, वो अपार्ट, पुल अपार्ट मीन्स उसको तोड़ देगा। सो वी होएस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने स्टॉर्म जिब को ही होएस्ट किया। स्टॉर्म जिब मीन्स जिब भी एक तरह की सेल होती है, स्टॉर्म वाली सेल को ही हमने होएस्ट किया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, और हेडेड फॉर मीन्स उस तरफ चल पड़े जहाँ मैंने सोचा था कि 2 आइलैंड्स थे, सोचा था। वो ऐसा क्यों कह रहा है सोचा था? क्योंकि एग्जैक्टली उसको पता नहीं था, उसका रफ कैलकुलेशंस थी ये, कि जो उसने सोचा था उन आइलैंड्स की तरफ हमने स्टीयर कर दिया। मैरी फाउंड सम कोर्न बीफ, अब मैरी को बचा खुचा, क्योंकि उनका सब सामान जो था डिस्ट्रॉय हो गया था, तो मैरी को कुछ कोर्न बीफ मिल गया। कौन बीफ होता है? प्रिजर्व्ड बीफ, क्योंकि वहाँ फ्रेश बीफ नहीं था, बीफ होता है मीट होता है, तो वो नहीं, वो मिल गया। एंड क्रैकर बिस्किट्स, वो वहाँ बचे हुए होंगे तो वो मिले। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और लगभग 2 दिन के अंदर हमने, जब से वो वेव टकराई थी, हमने अपना पहला मील लिया, अपना पहला खाना लिया। तो देखिए आप सोच सकते हैं वो कितनी डेस्परेट कंडीशन में थे। बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन हमारी जो रिस्पाइट था, रिलीफ था, वो शॉर्ट लिव्ड था। शॉर्ट लिव्ड मीन्स थोड़े टाइम का था, मीन्स ज़्यादा टाइम हमें राहत नहीं मिली। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, 4 बजे काले बादल हमारे पीछे छाना शुरू हो गए, फिर बिल्डअप होना शुरू हो गए, मीन्स फिर बनना शुरू हो गए। विद इन द हार द विंड वॉज बैक टू 40 knots, और एक ही घंटे में जो हम हवा थी वो 40 knots
की स्पीड से चलने लगी। नॉट्स आपको पता है यूनिट है स्पीड को मापने की इन द सी। तो वो 40 नॉट्स मीन्स काफ़ी ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि जब वेव वॉकर था वो नॉर्मल स्पीड में 8 नॉट्स के स्पीड से चल रहा था। आप 40 नॉट्स का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कितनी ज़्यादा होगी। एंड द सीज वर गेटिंग हाई। और अब फिर सीज का मतलब यहाँ सी में जो वेव्स उठ रही थी, क्योंकि सी तो एक ही है, तो वो ऊंचे उठने लग गए थे वेव्स। द वेदर कंटिन्यू टू डेटेरियोरेट। और जो वेदर था वो डेटेरियोरेट होना जारी रहा। डेटेरियोरेट का मतलब है ग्रोइंग वर्स, और वर्स होता रहा थ्रू आउट द नाइट, और बुरा होता रहा सारी रात। एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। और जनवरी 5 के डॉन आते आते मीन्स सुबह आते आते, सवेरा आते आते जो हमारी सिचुएशन थी वो अगेन डेस्परेट हो गई। फिर से डेस्परेट का मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई। When I went in to comfort the children, और जब मैं बच्चों को कंफर्ट करने के लिए, उनको थोड़ा सा आराम देने के लिए, सूद करने के लिए गया, इन मीन्स उनके केबिन में गया, जोन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? आई ट्राई टू अश्योर हिम। मैंने उसको अश्योर करने की कोशिश की, विश्वास दिलाने की कोशिश की, दैट वी कुड मेक इट, कि हम कर लेंगे, इसको कर लेंगे मीन्स हम निकल जाएंगे इस सिचुएशन से। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। वो कहता रहा, लेकिन डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। देखिए ये सेम टाइटल वाली लाइन है, और ये जो है किसने कही है? ये जोन ने कही है। कि उसने कहा कि नहीं, हम मरने से नहीं डरते, अगर हम सारे टुगेदर हैं, इकट्ठे हैं, तो हम मरने से नहीं डरते, हमें मरने का डर नहीं है। यू एंड मम्मी, स्यू एंड आई, आप, मम्मी, स्यू और मैं, अगर हम सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हैं तो हम मरने से नहीं डरते। तो आप देख सकते हैं कितना करेजियस बच्चा था कि उसने ऐसी सिचुएशन में भी वो डरा नहीं, और बड़े ही करेजियसली उसने ये बात कही है। सो नाउ मूव ऑन। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। गॉर्डन को कहता है कि मुझे शब्द ही नहीं मिले किन से मैं रिस्पॉन्ड करता। रिस्पॉन्ड मीन्स आंसर कैसे करता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, लेकिन मैंने बच्चों के केबिन को छोड़ दिया। डिटरमाइंड टू फाइट द सी, और अब मैं और भी डिटरमाइंड हो गया था, और भी मैं श्योर हो गया था, और भी मैंने निश्चय कर लिया था टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड, कि जो कुछ मेरे पास था, जितना भी, जो कुछ भी टैलेंट था या जो भी मेरे पास बचा हुआ था, उस सब चीज़ों के साथ, सब इंस्ट्रूमेंट के साथ मैं सी को फाइट करूँगा। और भी इंस्पिरेशन, और भी एनकरेजमेंट मेरे अंदर आया कि जब बच्चे इतना साहस कर रहे हैं तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the damaged port hull facing the oncoming waves, using an impoverished sea anchor of heavy nylon rope and two 22-liter plastic barrels of paraffin. I decided, मैंने निश्चय किया कि heave to का मतलब यहाँ लगेगा कि point towards the wind, हवा की तरफ में जोड़ने का, विद द अनडैमेज पोर्ट, कि जो अनडैमेज हिस्सा बचा हुआ था पोर्ट हल का, फेसिंग द ओन कमिंग वेव्स, जो आने वाली वेव्स को के सामने था, उनके सामने उनको फेस कर रहा था, उससे मैंने जोड़ने का और विंड का सामना करने का निश्चय किया। यूजिंग एन इम्पावरिश्ड सी एंकर, और इसके लिए मैंने यूज़ किया, सॉरी इम्पावरिश्ड नहीं, इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर। इम्प्रोवाइज्ड का मतलब है इम्प्रूव्ड, जिसको अपने हिसाब से थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया था। सी एंकर जो सी एंकर होता है, एंकर आपने पहले भी डिस्कस किया है। एंकर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ किया जाता है कि जब भी हमें कहीं पर रोकना होता है बोट को, तो हम उसका यूज़ करते हैं ताकि बॉटम से उसको अटैच कर दिया जाए। तो उसके साथ एक रोप भी लगी होती है। तो उसी एंकर को इम्प्रोवाइज्ड किया हुआ था ऑफ हैवी नायलॉन रोप, और उसमें एक भारी सी नायलॉन की रोप, रस्सी थी,
आपको पता है नायलॉन जो है थोड़ा सा वो गलता नहीं है इसमें, तो नायलॉन की बहुत भारी रस्सी थी एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, और उसको इम्प्रोवाइज्ड क्या था, 2 प्लास्टिक बैरल्स, बैरल्स का मतलब है कैंस ऑफ पैराफिन, पैराफिन ऑयल की 22 लीटर्स की 2 कैंस को यूज़ करके उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज किया गया था, इम्प्रूव किया गया था, मीन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। उसके साथ मैंने कोशिश की कि जो अनडैमेज हल है, जो सामने की तरफ से वेव्स को फेस कर रहा था, उसको हवा की तरफ करके ताकि बोट को बचाया जा सके। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, और उस शाम को मैरी और मैं बैठे हुए थे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। एज द मोशन ऑफ द शिप, मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ द शिप, ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, और जैसे ही शिप में मूवमेंट होती थी और ज़्यादा पानी आता जा रहा था थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, कि जो टूटे हुए प्लैंक्स थे, बोर्ड्स थे, उनसे जो पानी अंदर आ रहा था और ज़्यादा, तो मैं और मैरी चिंता में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे थे। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज नियर, हम दोनों को ही लग रहा था कि हम सभी का जो एंड था वो नज़दीक आ गया था। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वेव वॉकर ने इस स्टॉर्म को भी, इस थंडर, इस तूफान को भी रोड आउट कर लिया, उससे भी वो निकल गया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड्स ईजिंग, और 6 जनवरी की सुबह आते आते विंड जब थोड़ी ईज हो गई, थोड़ा सा वो रुक गई, आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, तो मैंने कोशिश की कि मैं सेक्सटेंट के ऊपर थोड़ी रीडिंग लूँ। सेक्सटेंट होता है एक नेविगेशन के लिए डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, और वो क्या करता है कि 2 चीज़ों के बीच में मेज़र करता है डिस्टेंसेस को। तो उसके ऊपर रीडिंग लेने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम, वो सारा क्यों कर रहा था, क्योंकि उनका बाहर से जो कांटेक्ट था वो किसी से नहीं कर पा रहे थे, उनका बाहर से कांटेक्ट हट गया था, तो वो अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वहीं से रीडिंग ले सकते थे और वहीं से अंदाज़ा ले सकते थे कि उन्हें अगर उन 2 आइलैंड्स में से किसी तक पहुंचना है तो किस डायरेक्शन में चलना होगा, क्योंकि आपको पता है समुद्र में, सी में डायरेक्शंस का भी नहीं अंदाज़ा होता है। तो बैक इन द चार्ट रूम, और चार्ट रूम में जहाँ मैप्स वगैरह रखे थे वहाँ पर आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, तो वहाँ मैंने कुछ काम किया। काम करने का मतलब क्या है, कुछ थिंकिंग की ऑन विंड स्पीड्स, सोचा विंड स्पीड्स के बारे में कि हवा किस स्पीड से चल रही है, तो कितना हमारी बोट ने कवर किया होगा। चेंजेस ऑफ कोर्स, कि जो रास्ते में चेंज आए हैं उनको भी मैंने स्टडी किया। ड्रिफ्ट, जो ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट मतलब स्पीड ऑफ वेव्स, उसके बारे में किया। एंड करंट और फ्लो जो था वाटर का वो कैसा था, इन सारी चीज़ों को मैंने कैलकुलेट किया इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, ताकि मैं अपनी पोजीशन का अंदाज़ा लगा सकूं, उसको कैलकुलेट कर सकूं। पोजीशन मतलब कि हम कहाँ पर थे, एक्चुअली हम कहाँ थे, किस डायरेक्शन में हमें जाना था और हम कहाँ पहुँचे हुए थे। जब तक हमें यही नहीं पता हम कहाँ हैं तो हम आगे की तरफ कहाँ जाएंगे। तो इस तरह की मैंने कैलकुलेशंस की। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island। और जो बेस्ट मैं डिटरमाइन कर पाया, जो बेस्ट मैं कैलकुलेट कर पाया, यहाँ पे डिटरमाइन का लगेगा, जो निश्चित रूप से मैं कह पाया वो ये था कि हम कोई 1,50,000 किलोमीटर वास्ट ओशन में थे, इतने चौड़े ओशन में थे, और एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को उसमें ढूंढ रहे थे। इतने बड़े ओशन में एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे थे, जो बहुत टफेस्ट टास्क था। ये पिन प्रिक था इस इतने वास्ट ओशन में। While I was thinking, Sue moving painfully joined me। जब मैं ये सोच ही रहा था तो स्यू पेनफुली मूव करती हुई वो मेरे पास आई, ज्वाइन किया उसने मुझे। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन। उसके सिर का जो लेफ्ट साइड था वो काफ़ी स्वोलन, काफ़ी सूज गया था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और उसकी जो काली काली आंखें थे वो स्लिट्स में चेंज हो गई थी। स्लिट्स मतलब नैरो कट्स दिखाई दे रहे थे, वो आंखें हैं ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड।
उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने मेरे लिए बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी, और उस कार्ड में सामने मेन पेज के ऊपर, सामने वाले पेज पर उसने मैरी और मेरे कैरिकेचर्स बनाए थे। कैरिकेचर्स का मतलब है ड्राइंग्स वगैरह बनाई थी, कोई कार्टून से बनाए थे, क्योंकि जब वो उसको पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे तो कैरिकेचर्स ही बनते हैं। हियर आर सम फनी पीपल, और ये शब्द लिखे हुए थे उस पर, हियर आर सम फनी पीपल, कि ये देखो कुछ फनी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या आपको इन पर हंसी आती है? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल। राइटर कहते हैं मुझे तब सच में हंसी आ गई, इतनी बुरी कंडीशन में भी मैं हंस पड़ा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और अंदर एक मैसेज था उस कार्ड के, ओह हाउ आई लव यू बोथ, कि अरे मैं आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। इसलिए उसमें लिखा हुआ था कि ये कार्ड आपको थैंक यू कहने के लिए है, और चलो बेस्ट की होप करते हैं, कि अच्छे की आस करते हैं, हम आशावादी होते हैं कि हमारे साथ बुरा नहीं होगा। somehow we had to make it। अब राइटर ने और भी डिटर्मिनेशन के साथ ये सोचा कि अब तो मुझे किसी न किसी तरह ये करना होगा, क्योंकि बच्चे भी जो है इस तरह की पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस, मैंने अपनी कैलकुलेशंस को, जो भी मैंने कैलकुलेट किया था कि हम कहाँ हैं, किस पोजीशन में हैं, उनको चेक किया, फिर रीचेक किया, फिर दोबारा कैलकुलेट किया। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हम अपना जो मेन कंपास था, कंपास मतलब जो डायरेक्शन देखने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हम खो चुके थे उस जब वेव आई थी। आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, मैं एक एक्स्ट्रा वाले को यूज़ कर रहा था कैलकुलेशंस के लिए, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जिसको मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए करेक्ट नहीं किया गया था। मैग्नेटिक वेरिएशन क्या होता है कि कैलकुलेशन होती है कि नॉर्थ किधर है, ट्रू नॉर्थ किधर है, वो एग्जैक्टली उसमें अंदाज़ा नहीं था। उन्होंने जो मेन कंपास होगा उसमें उसको सेट कर रखा होगा नॉर्थ की एग्जैक्ट पोजीशन को, लेकिन ये स्पेयर वाला था, इसमें उन्होंने नहीं किया होता। जैसे आप देखेंगे कई जो वेइंग मशीन्स होती हैं, वेट करने की मशीन्स होती हैं, तो उनके अंदर आपको पता है कोई ज़ीरो पर नहीं होती, किसी में 2 kg पहले ही होता है, तो जो वो यूज़ करते हैं नॉर्मली रूटीन में तो उसको तो उन्होंने सेट किया होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाली होती हैं उनको उन्होंने नहीं सेट किया होता। इसी तरीके से कंपास को भी एग्जैक्ट नॉर्थ डायरेक्शन किधर है वो वेरिएशन उन्होंने नहीं निकाली थी, क्योंकि जगह के हिसाब से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता होगा इन चीज़ों का, तो नॉर्थ एग्जैक्टली वहाँ निकालना पड़ता होगा। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसके लिए एक अलाउंस छोड़ लिया। अलाउंस का मतलब यहाँ पर लगेगा एक डिडक्शन कर ली कैलकुलेशन में, थोड़ा अंदाज़ा लगा लिया कि इतना ज़्यादा होगा, इतना इधर उधर होगा। एंड अनदर एस्टिमेट फॉर ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करंट्स, और एक और एस्टिमेट, एक और अंदाज़ा छोड़ लिया, एक और डिडक्शन कर ली कि जो वेस्टर्नली करंट्स हैं, जो वेस्ट की तरफ से आ रहे जो करंट है, फ्लो है वाटर का, उसका भी इन्फ्लुएंस पड़ता होगा, तो उसके लिए भी मैंने उसमें वेरिएशन कर ली। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, क्योंकि ये जो करंट्स हैं, ये जो फ्लो है इस इंडियन ओशन में, ये इस पार्ट में होता था, ये उसको पता होगा, तो उस फ्लो के लिए भी उसने थोड़ा एस्टिमेट ले लिया। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, 2 बजे मैं डेक के ऊपर गया एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और जो लैरी मेरा जो क्रूमैन था, मैंने उसको 185 डिग्रीज का कोर्स को स्टीयर करने के लिए कहा, 185 डिग्री पर स्टीयरिंग व्हील को घुमाने के लिए कहा। इफ़ वी वर लकी आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया कि अगर हम लकी हुए, और मैंने ये कैसे बताया, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिडंट फील, कि मैंने उस कन्विक्शन के साथ, उस श्योरिटी के साथ, उस बिलीफ के साथ कहा जो मैं खुद भी फील नहीं कर रहा था, मतलब इतना कॉन्फिडेंटली कहा जो मुझे खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं था। उसके साथ ये कहा कि 185 डिग्री पर घुमाओ, और अगर लकी हुए ही वुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो वो आस कर सकता है कि हमें आइलैंड 5 बजे तक मिल जाएगा। ये मेरी कैलकुलेशंस थी।
देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, और फिर एक भारी दिल से, भारी दिल क्यों था, क्योंकि अभी भी उसको श्योरिटी नहीं थी कि क्या वो सही करके आया या गलत। आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने बंक के ऊपर मैं चढ़ गया। बंक मीन्स जो उसका सोने के लिए जो पार्टीशन बना होगा। एंड अमेजिंगली, और बड़े सरप्राइज की बात है, डोज्ड ऑफ, मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक अप इट वाज 6 PM, जब मैं जागा तो 6 बज गए थे, 5 बजे वो उनको बोल के आया था। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा होने वाला था, अंधेरा होने जा रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं जान गया था कि ज़रूर हम आइलैंड को मिस कर चुके होंगे, क्योंकि वो उसकी आंख लग गई, उसने ध्यान भी नहीं दिया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड होप टू बीट बैक, वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड्स, कि जिस तरीके के हमारा सेल बचा हुआ था, मीन्स जिस तरीके से हमारे पास साधन बचे हुए थे, हम होप ही नहीं कर सकते थे कि हम वेस्टर्नली विंड्स को, जो वेस्टर्न पार्ट से विंड आ रही थी, उनको बीट बैक कर पाएंगे। ऐसी बोट के साथ जो इतनी डैमेज थी, तो ये इस भारी मन के साथ मैं फिर जाग गया। एट दैट मोमेंट अ टाउजल्ड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक, और उसी पल जब मैं जागा तो एक टाउजल्ड होता है उलझा पुलझा सा, जो सुलझा हुआ ना हो, अनकेम्प्ड सा सिर, मीन्स जिसके बाल उलझे पुलझे हों, ऐसा मेरी बंक के पास दिखाई दिया, एक सिर दिखाई दिया। किसका था? कैन आई हैव अ हग, जोनेथन आस्क्ड, और वो सिर किसका था? जॉन, उसके बेटे का था। उसने कहा कि डैडी, क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, क्या गले लगा सकता हूँ? स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, स्यू बिल्कुल ठीक उसके पीछे थी, स्यू भी उसके पीछे ही आ गई। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मुझे बड़ा अजीब लगा कि अब इस टाइम पर मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है, कि ऐसा क्या हो गया कि मुझे गले लगा रहे हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड। जॉन ने क्या कहा कि क्योंकि आप दुनिया के बेस्ट डैडी हो, सबसे अच्छे डैडी हो, एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन भी हो। कैप्टन मीन्स जिसको शिप चलाना आता है, शिप का जो हेड होता है, कि आप बेस्ट कैप्टन भी हो। माई सन रिप्लाइड, मेरे सन ने जवाब दिया, नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। अब इनको पहले ही डर था कि मुझे बेस्ट कैप्टन कह रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें बचा नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने कहा, राइटर कहता है कि आज नहीं, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है कि आज मैं अच्छा कैप्टन नहीं हूँ, मैं सबसे बढ़िया कैप्टन नहीं हूँ। वाई यू मस्ट बी, सेड स्यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, कि स्यू ने कहा कि क्यों नहीं, क्यों कह रहे हो ऐसा, यू मस्ट बी, आप ज़रूर होगे, कि आप ज़रूर सबसे अच्छे कैप्टन हो। और ये बात उसने इतनी मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस में कही। मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है जो फैक्चुअली करेक्ट हो, ऐसा लगे जो रियलिटी में बड़ी कॉन्फिडेंटली उसने कही हो, कि जैसे सच हो। यू फाउंड द आइलैंड, और साथ में उसने एक बात और जोड़ी कि डैडी, आपने आइलैंड को ढूंढ लिया है, इसलिए आप सबसे बेस्ट कैप्टन हो। What? I shouted. मैं चिल्लाया कि क्या? It's out there in front of us. They chorused. Chorused मतलब उन्होंने ग्रुप में एक साथ कहा कि ये देखो, ये हम सबके in front of, सामने है, as big as a battleship, और इतना बड़ा दिखाई दे रहा है जितना कि battleship होता है, लड़ाई का जहाज होता है। तो बहुत ही खुशी की बात थी राइटर के लिए। आई रश्ड ऑन दैट एंड गेज्ड विद अ रिलीफ, मैं रश्ड मीन्स हरीडली वेंट, वो भागा गया, और गेज्ड मीन्स गेज लगाकर, टकटकी लगाकर देखा, विद रिलीफ, राहत के साथ, एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, और किसको देखा? जो स्टार्क आउटलाइन थी, क्लियर सी, कंप्लीट, फर्म, स्ट्रॉन्ग सी आउटलाइन दिखाई दे रही थी, बाहरी लाइन दिखाई दे रही थी आइल एम्स्टर्डम नामक आइलैंड की। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, ये तो केवल एक ब्लीक पीस था, ब्लीक मतलब डेजर्टेड सा, डेजोलेटेड सा पीस था। वोल्केनिक, वोल्केनो जो होते हैं, ज्वालामुखी, उनकी जो चट्टानें होती हैं, उनका कोई डेजर्टेड सा आइलैंड था, विद लिटिल वेजिटेशन, जिसमें थोड़ी बहुत ही वेजिटेशन थी, यानी कि ना के बराबर ही थी। मतलब वेजिटेशन का मतलब
प्लांट्स वगैरह, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। देखिए पहले ऐसी बातें कर दी कि वो एक ब्लीक पीस था, ब्लीक नेगेटिव सेंस में होता, वोल्केनिक रॉक हो वो भी अच्छी नहीं लगने वाली है, और वेजिटेशन भी वहाँ नहीं है, फिर भी क्या कहता है सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड वर्ल्ड का। क्यों कहता है? क्योंकि वो आइलैंड उनकी ज़िंदगी को बचाने वाला था। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। हमने रात के लिए एंकर डाल दिया। एंकर का मतलब जहाज़ को रोक दिया। एंकर का यूज़ करके हमने उस वो वाकर को वहीं रोक दिया ऑफ शोर। ऑफ शोर मीन्स जो वहाँ का बीच था उसके नज़दीक रात के लिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड। और अगली सुबह जो सारे के सारे 28 के 28 इनहेबिटेंट्स थे। इनहेबिटेंट्स मीन्स जो वहाँ रहने वाले निवासी थे। चीयर्ड अस एज दे हेल्प्ड अस अशोर। वो चीयर करते आए, खुशी से आए जैसे ही वो हमें अशोर ले गए। अशोर मीन्स लैंड के ऊपर वो ले गए। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन। अब जबकि ज़मीन फिर से मेरे पैरों के नीचे थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। तो मेरी जो थॉट्स थी उनमें पूरी तरह से समाये हुए थे लैरी और हर्बी। लैरी और हर्बी कौन थे? उनके क्रू मेंबर्स थे। मीन्स वो उनका बहुत थैंकफुल था। क्यों था? चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। क्योंकि वो डायरेस्ट जो स्ट्रेस थी, डायरेस्ट का मतलब जो ड्रेडफुल टेरिबल जो स्ट्रेस थी, प्रेशर था, उसके टाइम पर भी वो ऑप्टिमिस्टिक थे। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी थे, चीयरफुल थे, खुशी से भरे हुए थे। मीन्स उन्होंने किसी भी तरह की टेंशन नहीं दिखाई। एंड ऑफ मैरी, और मैं थैंकफुल था मैरी का भी, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, कि जो व्हील पर डटी रही थी। व्हील मतलब स्टीयरिंग व्हील के ऊपर उन क्रूशियल आवर्स के दौरान। क्रूशियल मतलब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आवर्स थे, उन टाइम पर वो इतना लंबा समय व्हील के ऊपर ही डटी हुई थी और वेव्स का वो सामना कर रही थी। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा तो आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, कि मैं थैंकफुल था उस 7 साल की लड़की का, who did not want us to worry about a head injury, जो अपनी हेड इंजरी के बारे में मुझे वरी नहीं करना चाहती थी, मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। और उसकी इंजरी इतनी बड़ी थी, देखिए ब्रैकेट में दिखाया है, which subsequently took 6 minor operations, जिसके बाद में लगातार एक के बाद एक 6 छोटे छोटे ऑपरेशंस करने पड़े टू रिमूव ए रैकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, ताकि रिमूव किया जा सके एक रैकरिंग ब्लड क्लॉट को। रैकरिंग का मतलब बार बार बनने वाली ब्लड की जो क्लॉट थी, गांठ थी, एक मांस था, उसको हटाने के लिए उसके 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े। और वो क्लॉट कहाँ बनती थी? स्किन एंड स्कल, उसके जो सिर की खाल थी और उसकी खोपड़ी के बीच में वो क्लॉट जम जाती थी। और किस चीज़ और भी किसका थैंकफुल था? ऑफ अ 6-year-old बॉय, एक 6 साल के लड़के का भी मैं थैंकफुल था, who was not afraid to die, जो मरने से नहीं डरता था। So I hope you have understood this chapter. You see, it is the story of extreme courage and skill shown by Gordon Cook, his family and crewmen in a war with water and waves for survival. It is about the positive attitude and endurance shown by them when they were face to face with the storm, and that has endangered their life. At last, they became victorious. Not only the elders, but the children were also fearless, and they were also optimistic. और उसी ने राइटर को इंस्पायर किया कि वो अपना बेस्ट करे। So students, you have to remember, the united we are,
the stronger we get. And this lesson teaches us of the willpower, courage, and determination. These are important essence of life. Now I am giving you some questions to think out and answer. Let's have a look. These are the questions and you have to answer, and if you have any problem, as usual, I am there to help you. So bye bye students. You